Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is part B of getting admission into Institute of Space Technology Islamabad with दानिश फराज साहब। दानिश फराज साहब माशाल्लाह इससे पहले भी एक दफ़ा हमारे साथ इंटरव्यू दे चुके हैं the part A of getting admission into Institute of Space Technology। आज जिस टॉपिक को हम चूज करने जा रहे हैं वो असल में व्यूवर्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग मेरिट्स, डिग्रीज और जो है कि मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरह की बेसिक क्यूरीज आ रही थी। तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको एक वीडियो में रिजॉल्व कर दें ताकि फर्दर जो है वो कम से कम जो अगर यूजर थोड़ा उस वीडियो को सही तरह वैल्यूएट कर ले तो कर सकेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी क्यूरीज हो तो फर्दर आप लिख सकते हैं मजीद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश फराज साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू आईएसटी आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड था और बेसिक जो है इंट्रोडक्शन दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग सरगोदा से की, उसके बाद डेट मैंने पंजाब कॉलेज से किया। तो इंटर में मेरे 915 थे आउट ऑफ 1100, बट आईएसटी में मेरा एडमिशन पार्ट 1 की बेस पे हुआ था। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम पार्ट 1 के मार्क्स चलते थे, तो वो मेरे ऑलमोस्ट 450 थे आउट ऑफ 520। तो उसके बाद मैंने एक गैप ईयर भी लिया, बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। यूटी में मेरा एडमिशन हुआ, नर्स में कंप्यूटर वाली फील्ड में मेरा एडमिशन हुआ और आईएसटी में हुआ और फास्ट में हुआ। तो फिर मैंने आईएसटी को चूज किया इसके अंदर। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम जो है जो क्यूरी सबसे ज्यादा आ रही थी वो ये थी कि मुख्तलिफ डिग्रीज के बारे में पूछ रहे थे, तो ताकि व्यूवर्स को कवर आउट हो जाए कि जो है इंजीनियरिंग और कंप्यूटर आईटी में, आईटी डिपार्टमेंट में ये डिग्रीज जो है वो आईएसटी ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको जरा बता दें और साथ में उनका मेरिट भी साथ में बता दें ताकि यूजर्स को पता चल जाए कि जो है ना कि कैसे मेक श्योर किया जा सकता है कि जो है ना मेरिट उतना अचीव किया जा सके। ठीक है, ठीक हो गया। तो सर सबसे पहले इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली आईएसटी ने स्टार्ट अपना इंजीनियरिंग से लिया था। ये बेसिकली इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट था। तो और इसकी सबसे पहले इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग थी। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करवा रही है आईएसटी, उसके बाद एवियोनिक्स इंजीनियरिंग करवा रही है, उसके बाद मटेरियल्स इंजीनियरिंग करवा रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रही है। और एक इन्होंने साथ जो पहला नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेके चले थे वो स्पेस साइंस था। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स अगो इन्होंने इसके अंदर आपका बीएस मैथमेटिक्स इंक्लूड किया और साल पहले उन्होंने बीएस मैथ्स इंक्लूड किया, बीएस फिजिक्स इंक्लूड किया। तो अब जब बीएस मैथ्स, बीएस सीएस, बीएस कंप्यूटर, ये सारे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर हैं। ये सारी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है, बीएस फिजिक्स भी इसके अंदर ऐड है। तो जो ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है इनका एग्रीगेट इंजीनियरिंग प्रोग्राम के निस्बत कम है क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन बाकी यूनिवर्सिटियों का भी साथ है। तो पहले इंजीनियरिंग में आते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक एवरेज एग्रीगेट चलता आ रहा है ना अब तक, जब से फ्रॉम 2000 वो ऑलमोस्ट चलता आ रहा है 85%, मतलब 83 to 85%। जिस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम जो एंट्रेंस का टेस्ट था वो काफी डिफिकल्ट आया था। तो उस टाइम एग्रीगेट ऑलमोस्ट 79 पे क्लोज हुआ था। मतलब आप देख लें कि एक एंट्री टेस्ट के ऊपर कितना बेस करता है। तो मेरा ग्रेड 81% था ऑलमोस्ट, तो क्लोजिंग एग्रीगेट इसके अंदर 79% था। तो उससे फिर अगले साल ये हुआ कि जब से ये कोविड आया तो उसके बाद फिर आपका जो एडमिशन हुआ वो आपके एफएससी की बेस पे हुआ सिर्फ। तो जब वो हुआ तो उसके अंदर आपके फिर जो एग्रीगेट काफी बढ़ गया था। पिछले साल एग्रीगेट एरो का चला गया था ऑलमोस्ट 88.6 पे क्लोज हुआ था। एरो का एग्रीगेट, एरो का 88.6 पे क्लोज हुआ था। मैकेनिकल का ऑलमोस्ट 88 पे हुआ था, एवियोनिक्स का भी 87 कुछ पे हुआ था, मटेरियल्स का 86 पे हुआ था, इलेक्ट्रिकल का 85 पे हुआ था। तो मतलब जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम से उन सब का एग्रीगेट पिछले साल 83% प्लस था। और जो आपके नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम से उनका एग्रीगेट 75% और इससे अबव था। सब नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का, स्पेस साइंस, सीएस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब का। तो लेकिन अब इस साल अब ये है कि 60% आपकी वेटेज है एनटीएस की और 40% वेटेज है मैट्रिक की। अब ये डिपेंड है कि एनटीएस अच्छा होगा तो एग्रीगेट ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब ये होता है, जब एनटीएस जब होता है ना तो उसमें एग्रीगेट नीचे आता है। तो इस साल चांसेस हैं कि एग्रीगेट नीचे आएगा, ऑलमोस्ट 85% तक आ जाएगा। लेकिन जब साथ मैट्रिक के नंबर, मैट्रिक में लोगों के नंबर काफी अच्छे होते हैं तो वहां से एग्रीगेट बढ़ जाएगा। तो मतलब 86-87 तक जो हम लोगों ने किया हुआ है कि क्लोजिंग एरो का एग्रीगेट 87 तक होगा। और अगर आप किसी इंजीनियरिंग में आना चाहते हो तो आपका एटलीस्ट मेरे मुताबिक 80% से ऊपर आपका एग्रीगेट होना चाहिए।
तो इंशाल्लाह आपको इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। और फॉर नॉन इंजीनियरिंग एटलीस्ट 72% प्लस आप रखें फॉर CS या फॉर मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स। माशाल्लाह रियली मुझे लग रहा है आपने आपने सही तरह जो है ना वो पूरा पिछले 2-3 सालों को जो है एवेल्युएट किया। रियली थैंक्स माशाल्लाह, इससे काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब आपने मेरिट की बात की, आपने कहा कि इस बार मैट्रिक के जो है वो नहीं हो सॉरी FSC के नहीं मार्क्स, तो जो है मैट्रिक प्लस वो बिल्कुल। NTS टेस्ट होगा। मुझे एक एक तो थोड़ा सा बता दें जेनेरिकली, जो पिछले 2-4 सालों में जब तक मैट्रिक और FSC और सब कुछ बिफोर कोविड टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे मेरिट कैलकुलेट होता था, और अब आके मतलब यानी परसेंटेज क्या क्या इंक्लूड होती है, नेट की क्या होती है और NTS की कितनी होती है, प्लस FSC की कितनी होती है, प्लस मैट्रिक बिफोर कोविड, और अब क्या जो है वो सिनेरियो चल रहा है? सर 2019 तक 2001 से 2019 तक जो IST का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर मेरिट क्राइटेरिया था वो ये था कि आपका 40% आपका FSC पार्ट 1 था, जस्ट पार्ट 1। बेशक आपने इंटर पूरा भी किया हो, जस्ट पार्ट 1 के मार्क्स काउंट होते थे। डन हो गया। 40% पार्ट 1 और 40% आपका NTS होता था। NTS एक्सेप्ट होता था, बाकी ना ECAT एक्सेप्ट होता था, ना NET एक्सेप्ट होता था, क्यू टेस्ट एक्सेप्ट होता था। जस्ट NTS एक्सेप्ट होता, नेशनल टेस्टिंग सर्विस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और 20% उसमें मैट्रिक आता था। डन। 2019 तक इनकी ये स्कीम थी। फिर 2020 में जब कोविड का फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो इन्होंने फिर, आपको पता है कैंटस के टेस्ट नहीं हुए, तो फिर बेसिकली इन्होंने आपके मैट्रिक और FSC के बेस 60% आपके FSC के मार्क्स और 40% आपके मैट्रिक के मार्क्स, कुछ बेस पे इनका एडमिशन हुआ था हिस्ट्री के अंदर। और इस साल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए 60% वेटेज है NTS की। और इस साल इन्होंने बच्चों को यह रिलीफ दिया है कि आप ECAT दे सकते हैं, NET दे सकते हैं, NTS दे सकते हैं, NET कराची का टेस्ट दे सकते हैं, और UET का जो भी रिलेटेड टेस्ट है वो दे सकते हैं। एग्रीगेट आपका बनता है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो मतलब ये साइड टेस्ट आप दे सकते हो, सेट भी दे सकते हो। और मतलब 60% NTS की वेट NTS की वेटेज होगी और 40% आपकी मैट्रिक की मार्क्स की वेटेज होगी। ये इस साल है, और सिर्फ ये इस साल के लिए, अगले साल के लिए वापस चला जाएगा, जो उनकी शुरू से क्राइटेरिया चलता आ रहा था। ठीक ठीक ठीक। 0.6 into percentage of test that you have given and plus 0.4 into matrix mark percentage, इस एग्जैक्टली टाइम सर, ये फॉर्मूला चाहता है। ठीक है। एग्जैक्टली सर। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने परसेंटेज वाइज मेरिट भी बता दी, अब मुझे बताएं कि दानिश फराज साहब खुद क्या रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को, किस में फायदा है, मतलब आपके ख्याल में कौन से टेस्ट, ऑब्वियसली जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस रखा कि भाई मैं फास्ट में हुआ, मेरा नस्ट में हुआ, तो अब आपको अंदाजा होगा कि यार ये टेस्टों में एक तो आप रेपिटेशन करके दे के नंबर बढ़ा सकते हैं, या जो जो भी आपको लगता है कि ट्रिक्स वगैरह यूज करके जो है ना आप मेक श्योर कर सकते हैं कि IST में आपका एडमिशन हो, उसके आपकी क्या रिकमेंडेशन है उसके अलावा? मेरी रिकमेंडेशन यही है, जो कि मैं अपने जो मैं कजन्स को भी देता हूँ, बाकियों को भी देता हूँ, ये है कि NTS टेस्ट को लेके चलें। और जब आप सेकंड ईयर में होते हैं ना, चलें, ये स्टूडेंट्स को देखेंगे, इस बैच वाले जो आने वाले नए स्टूडेंट्स जो ST के लिए बिलिंग होंगे, जो वो भी देखेंगे ना, उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप लोग जब सेकंड ईयर में होते हैं ना, आप उस टाइम NTS के टेस्ट देना शुरू करते हैं। आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने सिर्फ 3 ही टेस्ट देने NTS के, आप बेशक 20 टेस्ट दे दें NTS के। आपका जिसमें बेस्ट स्कोर है, आप वो सिर्फ IST के पोर्टल पे जो आपके एडमिशन फॉर्म है वहां पे आप उसके मार्क्स डाल दें। तो और NTS जो टेस्ट होता है, ये मेरे मुताबिक बाकी टेस्टों की निस्बत काफी आसान होता है। और अब देखिए, जो जुलाई वाला NTS होता है ना, ये डिफिकल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एग्रीगेट बढ़ा सकें, जिस तरह मेरा एग्रीगेट 81 बना था, मेरा जो फेब के अंदर हुआ था टेस्ट, फरवरी 2019 के अंदर मैंने जो NTS का टेस्ट किया था, उसके अंदर मेरा स्कोर आया था 73 आउट ऑफ 100। बाकी में मेरा कम स्कोर था इसे। तो मेरा फेब NTS की बेस पे हुआ था। जो जुलाई का NTS था, जुलाई के अंदर जो ये जो अभी भी NTS हुआ, तो मेरा इसके अंदर थे 56 आउट ऑफ 100, मतलब। और मेरी परसेंटाइल फिर भी 90% प्लस थी। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, परसेंटाइल मतलब होता है कि आप आपकी स्टैंडिंग 90% बच्चों से ऊपर है। यानी इतना मतलब टफ NTS था। और इसलिए वो एरो का ग्रेड गिरा और मेरा खुशकिस्मती थी कि एडमिशन हो गया। तो मैं सजेस्ट हमेशा यही करूंगा कि आप NTS दें, और आप जनवरी, फरवरी, मार्च सब NTS दें, जिसमें आपके अच्छे स्कोर आता है उसको लेकर चलें। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि चलो NTS हमें नहीं समझ आता, हमने NET देना। और NTS के बाद आप NET को रखें प्रायोरिटी। ECAT जरा टफ होता है, उसमें जरा मार्क्स कम आते हैं। तो मैं ECAT का नहीं कहूंगा, ECAT जिसको देना तो दे दें, अलबत्ता मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा NTS रहेगी, क्योंकि NTS की बेस पर आप एडमिशन लें, आपका ग्रेड काफी अच्छा बन जाएगा। डन हो गया माशाल्लाह। तो बड़ी बड़ी अच्छी सजेशन होगी ये। एक तो NTS टेस्ट को दोबारा दोबारा दे के आप एग्रीगेट इंप्रूव कर सकते हैं,
और जो है उसकी बेसिस पे कोशिश करें कि आपका अच्छा और वैसे भी 0.6% यानी कि 60%, मतलब ये बिल्कुल इजंट टू अ जोक अराउंड। आप मतलब 0.6 से यानी कि अगर 100 जो है वो मार्क्स का पेपर है तो हर जो है कितने 2 से थोड़ा कम कह लें कि 175 जो नंबर है वो आपका एक एब्सोल्यूट का डिफरेंस डाल रहे हैं जो है वो उसके मेरिट के ऊपर जो है ना। तो अगर आपने मतलब 2 आंसर बेहतर दे लिए हैं तो हो सकता है आप जो है ना वो क्या नाम है मेरिट को जाके जो है वो पहुंचे जो शायद आपके लिए, यानी आप मैट्रिक की तरफ फोकस ना करें, आप एनटीएस के मार्क्स की तरफ एंटी बेहतर से से फोकस बेहतर करें, बिल्कुल जानो। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, इम्प्रूविंग ओवरऑल एग्रीगेट का तो आपने ऑलरेडी बता दिया, और मेरिट का फार्मूला भी डिवाइस हो गया। अब मेरिट का फार्मूला डिवाइस हो गया तो इसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स जो हमारे हैं या व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं वो क्या करें कि पिछले सालों का मेरिट देखें और उसकी बेसिस पे देख लें कि आया वी वुड बी एबल टू सिक्योर एडमिशन। और फिर अल्टीमेटली बात ये भी है कि विद सेइंग दैट हम प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे असम्पशन तो बना सकते हैं, बट वी आर नॉट गिविंग यू एन एब्सोल्यूट रिजल्ट। वो हम जस्ट आपको बेस्ड अपॉन द प्रीवियस रिजल्ट अपनी जो एक्सपर्ट राय है जो हमने टाइम गुजारा उसकी बेसिस एग्जैक्टली पे एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, ठीक है जी। असल में भला एग्जैक्टली क्या थोड़ा चैनल के व्यूज आ रहे हैं तो मैं क्या वो बच्चे बाद में मुझे ही ना कहे कि भाई सर आपने तो कहा था हो जाएगा और बाद में, तो वो हम हमारी ओपिनियन है। तो जो है वो ऑब्वियसली वो जो है अल्टीमेट रिजल्ट आपको तब भी पता चलेगा जब आएगा। अच्छा आप थोड़ा सा बता दीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए, मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ और मुझे पता है दानिश फराज साहब भी पिछले भी वीडियो में रिकमेंड के वही चीज करनी चाहिए जो पसंद हो, लेकिन कुछ बिल्कुल यूनिवर्सिटी की खुद की भी एक होती है जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कोई आईएसटी में आना चाह रहा है, ठीक है, तो आप कौन सी डिग्रीज इनकी समझते हैं कि जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो आईएसटी में आने का ख्वाहिशमंद है कोई व्यूअर, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है, कौन सी डिग्री आप समझते हैं इनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग है? सर जैसे ये मतलब आईएसटी मतलब मैं हर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग नहीं देखता, बेसिकली रैंकिंग आपको देखनी चाहिए कि वो किस डिपार्टमेंट के अंदर मतलब वो टॉप के ऊपर है। जी जी जिसमें आईएसटी एरोनॉटिक एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के अंदर पाकिस्तान में नंबर 1 है। ओवरऑल रैंक इसका बेसिक नंबर 4 या 6 है, लेकिन ये इसके अंदर एरोफील्ड के अंदर ये नंबर 1 के ऊपर है। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एवियोनिक्स या अगर आपने नॉन इंजीनियरिंग के अंदर स्पेस साइंस के अंदर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आपकी पहली प्रेफरेंस आईएसटी होनी चाहिए। मेरे साथ सीएई रिसालपुर जो नस्ट है उसके भी मेरा एक कोलीग है मेरा, तो वो भी मतलब सजेस्ट करता कह रहा था कि आईएसटी इज फॉर बेटर देन सीएई। मतलब वो क्या था वहां पे, मतलब यहाँ पे बच्चा इजी महसूस करता है बजाय सीएई के अंदर। तो अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, एरो होगी आपकी, एवियोनिक्स होगी या स्पेसेस होगी, तो उसके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईएसटी होनी चाहिए। उसके बाद मटेरियल्स इंजीनियरिंग आपने करनी है तो उसके लिए आप पहले नस्ट कर लें और फिर आप आईएसटी कर लें, ठीक है। और मैकेनिकल का भी यही पहले आप नस्ट कर लें और फिर आप आईएसटी कर लें, बिकॉज यूईटी का एक अच्छा यूई की एक अच्छी स्टैंडिंग है, लेकिन यूईटी की जो रैंकिंग है ना वो सालों ब सालों कम हो रही है जरा। जो पहले यूटी थी वो अब यूटी की नहीं, तो मैं प्रेफर करूंगा पहले नस्ट और फिर आप आईएसटी कर लें। उसके अलावा जो रहेगी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगी है, तो वो आप पहले मतलब नस्ट देख लें, यूटी की इलेक्ट्रिकल काफी अच्छी है, तो जीकी देख लें आप। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए आप पहले देख सकते हैं, आईएसटी भी अच्छी है, मतलब काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, रैंकिंग है, वाशिंगटन कोर्ट इसकी एक्रेडिटेशन भी आईएसटी के पास। लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल के कहूंगा मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी या आप क्या सम हाउ मटेरियल्स भी कह लें आप, क्योंकि ये बेसिकली इनकी आप कह लें कि वेटरन इन फील्ड्स के अंदर। तो इन फील्ड का जो वेटरन यूनिवर्सिटी जैसे नस्ट है, यूईटी है, इनके अंदर आप उसको प्रेफर करें। सेकंड ऑप्शन आप आईएसटी में आ जाए, क्योंकि जरिए पता नस्ट में सब बच्चों का नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन आईएसटी है मेरी नजर में। लेकिन अगर आप एरोस्पेस एवियोनिक्स या स्पेस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बेटर ऑप्शन आईएसटी है। और उसके बाद अगर आप नॉन इंजीनियरिंग की बात कर लें तो जिस तरह सीएस वगैरह हो गया, इसके लिए पहले नंबर पे फास्ट, दूसरे पे कॉन्सेप्ट, तीसरे पे मैं आईएसटी को प्रेफर करूंगा। वो इसलिए बिकॉज सीएस डिपार्टमेंट अभी 1 साल पहले बना है, आईएसटी का काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर प्रोविजन ये डिपार्टमेंट है सीएस का। तो लेकिन ये अभी नया नया बना है तो इसको 1-2 साल है, तो इसलिए आप पहले फास्ट को प्रेफर करें उसके बाद आप आईएसटी को प्रेफर करें। तो इसका ओवरऑल समरी ये है कि आप बेसिकली वो चीज देखें कि यूनिवर्सिटी पैटर्न किस चीज के अंदर है। तो आईएसटी जैसे एरोस्पेस के अंदर है तो इसके लिए प्रेफर आप आईएसटी को करें। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट एनालिसिस। अच्छा अच्छा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि
कोई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स को वो रिमेंबर करनी चाहिए? मतलब ठीक है, एब्सोल्यूट तो हमें पता है वक्त और हालात मुताबिक चेंज होता रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न होता है, मतलब सेशनल होने का पैटर्न होता है, फाइनल होने का पैटर्न होता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट डेट्स जो स्टूडेंट्स के काम आ सके, जो व्यूअर्स जो आना चाह रहे हैं आईएसटी में, कि मतलब एडमिशन इस टाइम पे हो रहे होते हैं, क्लासेस इस टाइम पे हो रहे होते हैं, ये इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए, टेस्ट इसमें देना चाहिए, थोड़ा-सा यानी यानी कि इस चीज़ को, ताकि वो बेहतर तरीके से ये चीजें सर अंजाम दे सकें रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। जो सबसे पहले तो सबसे मेन चीज है, अगर आप आईसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेडलाइन का पता होना चाहिए। पहले डेडलाइन होती है 31 जुलाई, लेकिन कुछ केसेस के अंदर मतलब कुछ बच्चों का एनटीएस यानी अगर अगस्त के पहले 2 वीक्स के अंदर एनटीएस हो जाए तो आईएसटी वाले डेडलाइन को एक्सटेंड करके अगस्त के मिड तक ले जाते हैं। तो मतलब इसकी डेडलाइन आप कह लें कि 31 जुलाई से 15 अगस्त तक भी जा सकती है, लेकिन आप कभी भी ये ना रहे कि मैं एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि ये चांसेस नहीं होते ज्यादा कि एक्सटेंड हो। ये बस उस पर डिपेंड करता है कि एनटीएस अगर हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं और एग्रीगेट कितना जा रहा है बच्चों का। तो सबसे पहले आपने ये याद करना है कि आईएसटी की डेडलाइन क्या, जो कि 31 अगस्त तक चलती आ गई काफी। और उसके बाद जो आपका नया बैच एक सेशन स्टार्ट होता है वो आपका सितंबर में स्टार्ट होता है। पिछले सालों से हमेशा से 16 सितंबर को पहली क्लास होती थी न्यू बैच की, मतलब सब बैचेस की। नया सेमेस्टर 16 सितंबर को स्टार्ट होता था। इस साल वो 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज एग्जाम्स आ गए थे सीनियर्स के, तो वो 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद द इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी होती हैं। आईएसटी के अंदर 1 आवर टेस्ट होते हैं, 2 1 आवर टेस्ट होते हैं, एक फाइनल एग्जाम होता है। 1 आवर टेस्ट आपके 1 महीने के बाद होते हैं, मतलब आपके 1 महीने जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो 1 महीना हो जाता है, उसके बाद पहला 1 आवर टेस्ट होता है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद आपका दूसरा 1 आवर टेस्ट होता है, और फिर आपके 2 महीने बाद या 2 महीने के अंदर आपके फाइनल एग्जाम हो जाते हैं। तो ये कुछ 3 4 डेट्स हैं, तो बस यही याद रखने की जरूरत है, बाकी आपको साथ साथ स्केड्यूल मिलता रहता है। डन हो गया। इसके अलावा कोई फाइनल एडवाइस दानिश फराज साहब रिगार्डिंग एडमिशन और स्टूडेंट्स जो न्यू आ रहे हैं? तो फाइनल एडवाइस उनके ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट एरो में आपने आना है, एरो के अंदर पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। सबसे पहले आपने ये चीज आपने देख के आना है, ठीक है। पाकिस्तान अभी उतना डेवलप नहीं है एरोस्पेस फील्ड के अंदर जितने दूसरे मुल्क हैं डेवलप्ड हैं। तो लेकिन अगर फिर भी आपने एरो करनी है, एरो का आप कह सकते हैं कि फ्यूचर एरो का है। ये नहीं है कि एरो का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मतलब आपका जापान चाइना जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये आज इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के बाद इन्होंने फ्लाइंग कार्स के ऊपर आना है। तो फ्यूचर एरो का है। तो लेकिन अब अगर आप ये सोचते हैं कि आपने पाकिस्तान में ही रहना है या आपको कुछ लिमिटेशन है कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप सोच क्या है। या अगर आप खुद को समझते हैं कि मैं इतना ब्रिलियंट हूं कि मैं पाकिस्तान में स्कोर कर सकता हूँ, पाकिस्तान में है, स्पार्को है, नेस्कॉम है, आपकी कामरा है, आपकी दूसरी बेसिस है, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मतलब वहां पे जॉब मिल जाती है। मुश्किल नहीं होता, लेकिन सीट्स वैकेंसीज कम होती है, कंपटीशन काफी हाई होता है। तो अगर पाकिस्तान में अपने सिर्फ रहना तो उसके लिए आप एक बार सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर एरो का है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो बस ये एडवाइस है कि अगर आप खुद को बेटर फील करते हैं कि आने के लिए, तो आप एरो के अंदर आ जाएं। और बाकी अगर जो दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो नस्ट को प्रेफर कर लें, मेरे मुताबिक आप नस्ट को प्रेफर कर लें, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर जो नस्ट है ना वो आईसी से ऊपर है। तो और जो मटेरियल्स है आईएसटी की मटेरियल भी काफी अच्छी है, मतलब आप नस्ट और आईएसटी की मटेरियल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल काफी बच्चे इंटरेस्टेड होता है तो उसके लिए आप नस्ट जाएं, और बाकी इलेक्ट्रिकल के अंदर आप थर्ड या फोर्थ नंबर पे आप आईएसटी को आप रख सकते हैं अपने लिए। तो यही एडवाइस है कि सोच समझ के फॉर्म फिल करें और अपनी प्रेफरेंस सोच समझ के डालें। प्रेफरेंस आपने गलत डाल दी तो उसका आपका कोई नहीं हो सकता। आपने गलत प्रेफरेंस डाल दी, आपको उसी में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप चाहेंगे भी कि मैं ऊपर वाली फील्ड में या नीचे फील्ड में चलाऊं, तो उसके लिए आपको फिर आईसी में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर वो देखेंगे उसके अंदर वैकेंसी बनती है। उसके चांसेस 0.1% होते हैं। अगर बन गया आपके लाख तो आप जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो एडमिशन फॉर्म आपने बहुत अच्छे से फिल करना है, मेरी सजेशन यही है। और बाकी आपने एरो का मैंने आपको बता दिया कि कैसी फील्ड है और कहाँ पे स्कोप इसका किस तरह, तो अपनी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने फर्दर फ्यूचर आपका ही है। रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वंस अगेन आपके जो है कि आप माशाल्लाह इतने जो है फायदेमंद जो है वो मशवरे लेके आए व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो फर्दर आप कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।